हाँ जी, क्लास 11 के स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमें 70 में से 70 लाने हैं और आज इसके लिए हम लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर की वीडियो, जो कि आपको मिलेगी पूरी एक प्रोफेशनल फॉर्म में। कुछ देखिए इस तरह, ग्राफिक देख रहे हैं ग्राफिक? अब इस तरह से समझ में नहीं आएगा तो कब समझ में आएगा? देख रहे हैं आपके लिए कितनी मेहनत चल रही है। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहीं से शुरू करें, तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर बात होती है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये चीज समझिएगा, जो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इसके अंदर हम पूरे पृथ्वी के साथ साथ सारे प्लैनेट्स के बनने से लेकर उनकी डेवलपमेंट तक की बात करेंगे। बहुत अच्छा है, स्टोरी के वे में समझिएगा। ठीक है, इसको हम शुरू करें अगर, तो हमारे पास सबसे पहले देखो कुछ ना टर्म्स है, इनको समझिएगा। जैसे हमारी जो पृथ्वी के बाहर का हिस्सा है, इसे हम कहते हैं अंतरिक्ष, स्पेस। लेकिन उस अंतरिक्ष में भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आता है आपका ब्रह्मांड, यानी कि आपका यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स क्या है? आपकी एक बहुत बड़ी जगह, जहां पर आप क्या देखते हो, जहां पर तारे हैं, ग्रह हैं, आकाशगंगा। आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी है, धूल है, गैस है, ऊर्जा है, कुछ इस तरह। और इमेज के रूप में आप देखोगे तो इस तरीके से ढेर सारी गैलेक्सी, तारे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंतरिक्ष के अंदर जितनी चीजें, उन सबको जब आप मिला दोगे तो वो क्या बनती है? ब्रह्मांड। क्या बनता है? ब्रह्मांड। अब इसके अंदर अगर हम अंतरिक्ष के हिस्से को करने शुरू करें, तो इसके अंदर आता है पहला हिस्सा गैलेक्सी, यानी कि आकाशगंगा। आकाशगंगा में क्या क्या मिलेगा, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको सिर्फ तारे, गैस, धूल, ठीक है, सिर्फ ये चीजें मिलेंगी। लाइक कुछ ऐसा आपको ये ढेर सारा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ये वाला हिस्सा उठाकर अलग कर दूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इसके अंदर आपको स्टार्स दिखेंगे, छोटे छोटे। ठीक है, और आसपास जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो गैसेज हैं। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और याद रखेंगे इस गैलेक्सी के अंदर क्या होता है? सौर मंडल। क्या होता है? सौर मंडल, सोलर सिस्टम। और याद रखना, हर सौर मंडल में, हर सोलर सिस्टम में एक तारा होता है। हमारे वाले के तारे का नाम क्या है? सूर्य। ठीक है, तो एक सूर्य होता है और इसके आसपास घूमने वाले ग्रह और उपग्रह होते हैं और क्षुद्र ग्रह होते हैं। यानी कि क्षुद्र ग्रह का मतलब अंतरिक्ष के पत्थर, एस्ट्रॉइड्स, जो कभी कभी आगे गिर जाते हैं ना पृथ्वी पे, वैसे। तो जो अंतरिक्ष के पत्थर है, उनके समूह को क्या बोला जाता है? सौर मंडल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ओवरव्यू में देखिएगा कि पृथ्वी के बाहर का जो हिस्सा है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में सबसे बड़ी जगह कौन सी है? ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा क्या है? गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है? सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है, और याद रखिएगा, पृथ्वी जिस सोलर सिस्टम में है, जिस गैलेक्सी में है, पृथ्वी वाली गैलेक्सी का नाम है बेटा मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, याद रहेगा इतना कि पृथ्वी ब्रह्मांड के किस हिस्से में है? ये है मिल्की वे गैलेक्सी में। कहां पर? मिल्की वे। जैसे आपका देश है, देश के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर आपका शहर, शहर के अंदर आपका मोहल्ला, फिर वहां घर। ऐसे ही सबसे बड़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम। ठीक है, और हमारे वाले सोलर सिस्टम या गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। क्लियर है इतना? बहुत सिंपल है बेटा, अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा बस। अगला हिस्सा आता है कि हमारे पास पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? जब हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं, देखिए, एक जाते हैं मैथोलॉजी की कहानी में, धार्मिक कहानियों में, कि भगवान ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना करी, बन गया। लेकिन दूसरी तरफ हमें जाना होगा साइंटिफिक वे में, कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी कैसे बनी। और याद रखिएगा, सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं है, पृथ्वी के साथ साथ सारे ग्रह जो हमारे वाले सोलर सिस्टम में है, उन सारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। देखो, इसमें ना अलग अलग कॉन्सेप्ट के नाम आते हैं। पहला नाम आता है निहारिका परिकल्पना, ये कॉन्सेप्ट का नाम है। ठीक है, जैसे मैथ में होते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, हेरोन का सूत्र हो गया, इस तरीके से अलग अलग थे। ऐसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट के नाम है। पहला कॉन्सेप्ट आता है निहारिका परिकल्पना। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? इमैनुअल कांट। क्या नाम है? इमैनुअल कांट। और ये कहता है कि गैस, धूल, एक बड़ा बादल हुआ करता था। गैस और धूल का एक इस तरीके का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, और इसी बादल से सूर्य और उसके चारों ओर के ग्रह बन गए। याद रखिएगा, जो ये धूल के कण है, ये आपस में जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और सारी चीजें बन गई। क्लियर है? अगर आपको मैं एक लाइन में खत्म करूं कि निहारिका परिकल्पना कहती क्या है, इसके अनुसार अंतरिक्ष के सारे ग्रह गैस, धूल कण से मिलकर बने हैं। सिंपल सी बात, बात खत्म। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लॉपलेस। लॉपलेस का सिद्धांत कहता है बेटा, देखो, लॉपलेस, पियरे लॉपलेस क्या है? ये भी एक साइंटिस्ट है, और इसने क्या कहा था कि घूमने करते समय जो ये गैस और धूल का बादल था, यानी कि ये इसकी बात से एग्री कर रहा है कि गैस और धूल अवेलेबल थी, लेकिन जब ये घूम रहे थे, कुछ इस तरह से घूम रहे थे, तो इनके ना किनारे के पदार्थ अलग हो गए। जैसे ये अलग अलग हो गए ना,
और बाद में यही जो अलग वाले पदार्थ थे यही प्लैनेट्स के रूप में कन्वर्ट हो गए, यही क्या हो गए, इससे ठंडे हुए और बाद में छोटे छोटे प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए। इतनी बात क्लियर। हमारे लिए निहारिका परिकल्पना में क्या कहा जा रहा है, सिर्फ इतना कि गैस और धूल थी, वही आपस में जुड़ गई और वो क्या बन गई, प्लैनेट। ठीक है, और ये कह रहा है कि गैस और धूल तो थी लेकिन उसके कुछ टुकड़े अलग हो गए और वो अलग वाले टुकड़े ही क्या बने हैं हमारे लिए, प्लैनेट। तीसरा नाम आता है चैम्बरलिन और मोल्टन का सिद्धांत। यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि सूर्य के पास से ना एक तारा बहुत पास से निकला, लगभग लगभग टच करके निकला। ठीक है, इसकी वजह से कुछ सूर्य की सतह से ना कुछ हिस्से अलग हो गए, सूर्य की सतह से कुछ हिस्से अलग हो गए और यही टुकड़े आगे चलकर क्या बन गए, ग्रह। क्या बन गए, ग्रह। समझिएगा, जैसे एक ये आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल यहां से आता हुए यूं गुजरा इसके पास, तो इसके कुछ टुकड़े भी क्या हो गए, अलग, और यही टुकड़े आगे चलकर क्या बन गए, प्लैनेट्स। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो ये हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं, ये हमारे लिए क्या है, अलग अलग थ्योरीज। कि एक तरफ तो कहा जा रहा है धूल और कण से सारे प्लैनेट बन गए, दूसरी थ्योरी कह रही है धूल और कण से चीजें अलग हुई, अलग होने के बाद प्लैनेट बन गए। तीसरी थ्योरी चैम्बरलेन और मोल्टन कह रहे हैं कि सूर्य के पास से जो टुकड़े अलग हुए वो टुकड़े क्या बन गए, प्लैनेट। ठीक है, अब ये तीन थ्योरी नहीं, एक और है, उस एक और का नाम आता है बेटा बिग बैंग थ्योरी। देख रहे हैं ग्राफिक कितने खतरनाक है, आपके 70 में से 70 के लिए कितना काम कर रही है हमारी टीम। ठीक है, और हमारी तरफ से शाउट आउट है विपुल प्रजापति को जिसने बनाया है ये हमारा एडिटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि जब आप बिग बैंग सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, तो याद रखिएगा इस थ्योरी को देने वाला कौन है, जॉर्जेस लेमेत्रे। ठीक है, जॉर्जेस लेमेत्रे, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, इसने समझाया कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। अब एक चीज याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी जो है यानी ये वाला सिद्धांत दुनिया में मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली और सबसे ज्यादा फॉलो करी जाने वाली थ्योरी की ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, पहली चीज इस कॉन्सेप्ट को देने वाला कौन है, जॉर्जेस लेमेत्रे, एक जर्मन साइंटिस्ट। दूसरी तरफ ये कहता है कि शुरुआत में ना अंतरिक्ष में कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा गर्म और घना बिंदु, लाइक कुछ इस तरह के आसपास कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक बिंदु था, लेकिन लगभग लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स, देखो 13.8 अरब वर्ष पहले इसी के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, इसी के अंदर क्या हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, और उसी ब्लास्ट को क्या बोला गया, बिग बैंग। क्या बोला गया, बिग बैंग। और इसी ब्लास्ट के चलते एक सेकंड में पूरा यूनिवर्स बन गया, एक सेकंड में। ठीक है, विस्फोट के बाद जो ऊर्जा और पदार्थ थे उसकी एनर्जी और उसके हिस्से टुकड़े वो अलग अलग दिशा में फैलने लगे, और धीरे धीरे इन्हीं से, इसी ब्लास्ट की वजह से गैस, तारे, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, ठीक है, और ग्रह, सब कुछ इस एक ब्लास्ट के बाद बने। और ब्रह्मांड देखो, यूनिवर्स में क्या है, आपके अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी, वहां कोई भी चीज फेंकोगे रुकती नहीं है। तो इस ब्लास्ट के बाद जो चीजें थी वो लगातार आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज भी बढ़ रही हैं। इसीलिए हमारे यूनिवर्स का जो साइज है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब किससे हो गया, कि इसका साइज फिक्स नहीं है, प्रति सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं कि आज भी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसका आकार बढ़ता जा रहा है। ये रहती है हमारी बिग बैंग थ्योरी कि जॉर्ज लेमेत्रे ने पेश किया। ये बता रहा सब कुछ पहले एक पॉइंट में था, ब्लास्ट हुआ, उसी ब्लास्ट का नाम क्या, बिग बैंग, और उस ब्लास्ट की वजह से सारी चीजें चारों तरफ फैल गई, और इसी फैलने की वजह से क्या बना, गैस, तारे, गैलेक्सी और प्लैनेट, सब कुछ इसी से बना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इसमें आगे बात करें तो अगला हिस्सा आता है हमारा कि पृथ्वी के विकास की अवस्था, की पृथ्वी कैसे डेवलप हुई। देख रहे हैं एक से एक खतरनाक ग्राफिक, हमें भी यार बेहतरीन लग रहा है ना, बढ़िया, कमेंट में बताना। देखिए, सबसे पहली चीज पृथ्वी के डेवलप होने में पहला स्टेप रहता है कि स्टार्टिंग में जो हमारी पृथ्वी थी ये पूरी तरह से क्या थी, वीरान थी, खाली थी। जितना आज हम लोग भरे पड़े हैं ना हर जगह, इतना कुछ नहीं था, पानी तक नहीं था, यहाँ वीरान थी और ये सिर्फ गर्म थी। चट्टाने हुआ करती थी और ये सिर्फ गर्म हुआ करती थी। और वायुमंडल के नाम पर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के नाम पर सिर्फ दो गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद धीरे धीरे चीजें जमीन पर आनी शुरू हुई। और याद रखिएगा, जब तक ये हाइड्रोजन और हीलियम हमारे यहाँ होती तो हमारा भला नहीं हो पाता। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम को हटाने वाली कौन थे, सौर पवने, ठीक है, सोलर विंड, यानी जो सूर्य की वजह से गर्म हवाएं आती थी ना, उनकी वजह से ये हाइड्रोजन और हीलियम हटी और बाद में परिस्थितियां हमारे रहने लायक बनी। उसके बाद आगे धीरे धीरे जब सारी चीजें बनती जा रही थी तो धीरे धीरे स्थल मंडल और वायुमंडल की रचना हुई। ठीक है, साथ साथ जलमंडल बना। ठीक है, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसके बाद शुरू हुई। और याद रखिएगा
पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आए थे? इस तरह के सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले किसके रूप में शुरू हुआ? सूक्ष्म जीवों के रूप में। और जो ये सूक्ष्म जीव थे, इन्हीं का जो वेस्ट होता है, ठीक है, इनका वेस्ट प्रोडक्ट, सही समझ रहे हैं आप, इनका वेस्ट था ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलने लगा और धीरे धीरे चीजें यहाँ पर बदलनी शुरू हुई। और पृथ्वी पर जीवन लगभग लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले आया। और पृथ्वी आज अंदर से कैसी है? सबसे ऊपर आता है वायुमंडल, ठीक है, उसके बाद आता है स्थल मंडल। और स्थल मंडल जो है बेटा, यानी जो आपकी जमीन जो आपको दिखती है गली में, उसके नीचे सबसे नीचे आएगी आपकी मेंटल, फिर उसके बाद कोर। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपकी गली है ना, रोड, वो आपकी आएगा परपटी की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? परपटी। उससे 30 किलोमीटर अंदर जाओगे तो आएगी मेंटल। मेंटल से 2700 किलोमीटर अंदर जाओगे तो बाहरी केंद्र और आंतरिक केंद्र। और जो आपका वॉल्केनो फटने बाद लावा वगैरह निकलता है ना, तो सब कुछ यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं पृथ्वी के डेवलपमेंट की। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, हाइड्रोजन हीलियम थी, धीरे धीरे ये सब हट गया। उसके बाद हमारा स्थल मंडल वायुमंडल बना। जीवन की शुरुआत सूक्ष्म जीवों ने कर दी। और लगभग लगभग 460 करोड़ साल पहले बंदर आ गए और वही बंदर क्या बने? इंसान। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे इसमें। देखिए, आगे आता है स्थल मंडल का विकास, कि जिस जमीन पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, ये कैसे डेवलप हुआ? तो सबसे पहली चीज हमें इतना पता है कि हमारे पास क्या था? सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। अभी बताया कि हवा के नाम पर हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम था। और इनको हटाया किसने था? सौर पवनों ने, सोलर विंड्स ने इनको हटा दिया। ठीक है, और ये गैसेज यहाँ से चली गई, यहाँ से सारी चली गई। अब पृथ्वी खाली हो गई। अब अगर खाली हुई, कोई नई चीज आएगी। अब नई चीज कैसे आई? कि धीरे धीरे पृथ्वी, जब ये सारी चीजें हट गई तो पृथ्वी क्या होने लगी? ठंडी। अब याद रखिएगा, पृथ्वी एक टाइम ऐसा आ गया था कि बिल्कुल जम जाती थी, एक बार बिल्कुल लावा आ जाता था, फिर जम जाती, लावा आ जाता था। तो इस तरीके की चीजें होने लगी। और उसके बाद यहां पर होने लगे ज्वालामुखी विस्फोट। और इन्हीं ज्वालामुखी की वजह से हमारी जमीन में से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, इस तरह की गैसेस बाहर आने लगी। ठीक है, और उसके साथ साथ इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या थी? बहुत कम। बात समझ में आ रही है? पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज, हमें सिर्फ इतना बताना है कि हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम था। धीरे धीरे ये अपने आप हट गया सोलर विंड्स की वजह से। ये हो गया स्टेज वन। स्टेज टू क्या बता रहा है? कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, वॉल्केनो फट रहे थे, और वॉल्केनो के अंदर से जो ये गैसेस निकलती हैं, कौन कौन सी निकली? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। और जब तक ये वॉल्केनो फट रहे थे, तब तक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या थी? बिल्कुल कम थी, ना के बराबर। थर्ड स्टेज में हम बताएंगे कि जब लगातार वॉल्केनो फटते रहे, इससे और इवेपोरेशन में हेल्प मिली। अब एक चीज समझिएगा, एक वर्ड रहता है हमारे अंतरिक्ष के पत्थर। अंतरिक्ष के पत्थर, इसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, और इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, हमारे इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। अब जब ये सारी चीजें होने लगी, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या थे? अंतरिक्ष से आकर गिर रहे थे। इनका गिरना हमारे लिए ना एक वरदान साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इन पत्थरों के साथ मिनरल्स आए, खनिज आए, पानी आया, और उसका सॉल्ट आया। ठीक है, ये सारी चीजें किसके साथ आई हैं? एस्ट्रॉइड्स के साथ। करोड़ों अरबों एस्ट्रॉइड्स आके गिरे पृथ्वी पर, तब जाकर इतना पानी, सारी चीजें अरेंज हुई। ठीक है, अब पानी भी है, गर्मी भी है, तो इवेपोरेशन चालू हो गया, जलवाष्प क्या हो गया? चालू हो गया। और जल वाष्प होने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। और इसी बारिश से क्या बनने शुरू हो गए? महासागर। क्या बनने शुरू हो गए? महासागर। और लास्ट में एक फॉर्मेलिटी वाला प्रोसेस, कि फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो गई, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की वजह से पौधे बढ़ गए। और पौधों के बढ़ने के साथ पौधे क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो हमारा ऑक्सीजन भी रिलीज हो गया, और ये हमारा पूरा वायुमंडल बन के तैयार हो गया। ठीक है, हमारे वायुमंडल में मल्टीपल गैसेस हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और इन सब को अलग अलग को बनने में 3 अवस्थाएं लगी हैं। कितनी अवस्था? 3। पहली में हम सिर्फ बताएंगे हाइड्रोजन और हीलियम थी, सौर पवनों ने हटा दिया, पहली अवस्था खत्म। दूसरी अवस्था में बताएंगे धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब बाहर निकली, और इस समय ऑक्सीजन हमारे पास नहीं था। फिर उसके बाद पृथ्वी पर लगातार फटते रहे ज्वालामुखी, इससे इवेपोरेशन चालू हुआ, और इवेपोरेशन से जो बारिश हुई, इसी बारिश से क्या बन गया? महासागर। इसी बारिश से क्या बन गया? महासागर। और बाद में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिसकी वजह से जो ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, और बाद में हमारा वायुमंडल बन के तैयार हो। क्लियर है इतना?
चलिए इसमें आगे ध्यान दें। देख रहे हैं अब आई बेहतरीन चीज, देख रहे हैं ये चीज नहीं समझ आएगी तो कैसे आएगा। अब देखिएगा कि जो हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है, हमारा वाला सोलर सिस्टम सबसे आगे क्या है, सन है, और इसके पास हमें क्या है 8 प्लैनेट देखने को मिलते हैं, और ये 8 प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट में, अपने अपने कक्ष में चक्कर काट रहे हैं। सबसे पास वाला कौन सा है, मर्क्यूरी, ठीक है, इसके बाद वीनस यानी शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बीच में आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब याद रखिएगा एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, ये वही पत्थर है सारे जो गिरते रहते हैं, और ये गिरते कैसे हैं, जैसे आसपास से मंगल गुजरेगा तो एक पत्थर को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये तो घूम रहा है तो ये जाकर अगले प्लेनेट पे गिर जाएगा। ऐसे ही यहाँ से जुपिटर जब निकलता है, एक आधा पत्थर ये खींच लेता है, खुद तो सरक जाता है, अगले प्लेनेट पे वो जाके गिर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास याद रखिएगा टोटल 8 प्लेनेट, 4 कौन से, हमारे पास बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। रिपीट करिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये हो गए हमारे अंदर के 4। उसके बाद दूसरा बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति सती अरुण वरुण, हमारे पास ये 8 प्लैनेट्स है। अब बेसिक लॉजिक लगाना, जो सबसे पास वाला है वो सबसे ज्यादा गर्म है, ठीक है, सबसे ज्यादा वार्म है। जो सबसे दूर है ये क्या है, कोल्ड है, ठंडा है। सबसे पास वाला सबसे जल्दी चक्कर मारेगा, सबसे दूर वाला सबसे देर में चक्कर मारेगा। और याद रखना इस पूरे सिस्टम में सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा प्लेनेट अगर कोई सा है तो वो कौन सा है हमारे लिए, बृहस्पति, सबसे बड़ा प्लेनेट। ठीक है, क्लियर है। अब इन्हीं में डिफरेंसेस आप देखोगे कि लाइक जब इसमें आप डिफरेंसेस की बात करते हो तो कुछ इस तरह से आप डिफरेंस देखेंगे, जैसे आंतरिक ग्रह, ठीक है, इन आंतरिक ग्रहों की बात करोगे तो हमने क्या देखा, सूर्य के निकट हैं, आकार में छोटे हैं, ये ठोस होते हैं, और इनके उपग्रह बहुत कम है। उपग्रह का मतलब चंद्रमा, कि पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके पास एक चंद्रमा है, बाकी इन तीनों के पास नहीं है। और इसमें रिंग्स नहीं पाई जाती, कुछ इस तरह वाली, ठीक है, इन बाहर वालियों में रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन अंदर वालों में किसी में भी रिंग पाई नहीं जाती। अब उसके बाद समझिएगा आगे, जो बाहरी ग्रह हैं, ठीक है, एक्सटर्नल प्लेनेट है, इन वालों का नाम याद रखेंगे, इनका एक नाम रहता है बेटा जोवियन, इन्हीं को जोवियन प्लेनेट भी बोला जाता है, जोवियन ग्रह भी बोला जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, और ये गैस से बने हुए होते हैं। ये हल्के प्लैनेट्स, अंदर वाले ठोस हैं, और इनके उपग्रहों की संख्या ज्यादा होती है, यानी चंद्रमा सबसे ज्यादा चंद्रमा है बृहस्पति के पास, इसके पास लगभग लगभग 700 के आसपास चंद्रमा की संख्या है। आपके पास तो एक ही चंदा मामा है ना, इनके पास 700 के करीब चंदा मामा है, किसी के पास 250 है, किसी पे 250, किसी पे 300 है, इस तरीके से। और उसके बाद इन सब की खासियत क्या है कि इनके ऊपर रिंग पाई जाती है, और रिंग कोई सॉलिड नहीं, एक गैस का एक फॉर्म है, ये क्या है, एक जस्ट गैस का फॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास आंतरिक ग्रहों की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और जो हमारे बाहर वाले क्या हो जाएंगे, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हो जाएंगे। क्लियर है, इतना बहुत सिंपल है, पेपर में टकरा जाता है तो बेटा याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है स्थल मंडल के विकास, विभेदन प्रक्रिया का योगदान। विभेदन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है बेटा, चीजों को अलग अलग करना, चीजों को अलग अलग करना। याद रखिए जब जमीन बन रही थी ना, तो हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरह के खनिज थे, कुछ हल्के थे और कुछ भारी थे। और जब ये धीरे धीरे बनते गए तो याद रखिएगा जो हल्के और भारी दोनों तरह के जो खनिज थे, जब पृथ्वी बन रही थी तो धीरे धीरे इनका इनकी विस्थापन हुआ। जो हल्के वाले थे वो पृथ्वी में ऊपर की तरफ आ गए, जमीन में ऊपर की तरफ, और जो भारी वाले थे वो नीचे की तरफ चले गए। जैसे आप देख रहे हैं ना, व्हाइट वाले हल्के हैं तो ये सारे ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, और जो ब्लैक वाले हैं भारी हैं वो नीचे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो स्थल विभेदी स्थल मंडल का है, विभेदन प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके खनिज है वो डिस्क्रिमिनेटिव कैसे हुए, अलग अलग कैसे हुए। ठीक है, याद रखना अपने वजन के हिसाब से, जो हल्के वाले खनिज थे वो ऊपर आ गए, जो भारी वाले थे वो नीचे चले गए, और समय के साथ ये धीरे धीरे ठंडे हुए और इन सब ने ठोस रूप ले लिया। याद रखना जिस जिस जगह पर आज आपको पानी का महासागर दिख रहा है ना, इस जगह पे कभी लावा हुआ करता था, लावा का महासागर हुआ करता था, तो सारी चीजें ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ये सॉलिड बनने लगे, और हल्के ऊपर चले गए और भारी नीचे आ गए। क्लियर है इतना, इसमें कोई सवाल किसी का ठीक है। और उसके बाद आता है बेटा चंद्रमा का सिद्धांत, कि चंदा मामा कैसे बने। देखो चंदा मामा को बनने का जो हमारा नाम है, इसको हम कहते हैं द बिग स्प्लैट थ्योरी। क्या कहते हैं इसको हम, द बिग स्प्लैट थ्योरी। इसके अनुसार क्या है कि पृथ्वी से एक बहुत बड़ा ग्रह आकर टकराया, देख रहे हैं टकरा गया, उसके बाद इसके कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए, ये टुकड़े आपस में जुड़ गए, क्या बन गया, एक चंदा मामा बन गया। और यही चंदा मामा, ठीक है,
हमारे इर्द गिर्द आज चक्कर काट रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी वाली फोर्स और उसकी फोर्स एक ही है, हमारा ही तो हिस्सा है ना, तो इसीलिए ये हमारे ही चक्कर काट। क्लियर है इतना? यहाँ पर आपका पहला चैप्टर होता है खत्म। इस प्यारे प्यारे ग्राफिक्स को यूज करते हुए चैप्टर को आसानी से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और याद रखिएगा, भले ही कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। ठीक है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। बाकी 70 में 70 हम लाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं।